हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं टॉप ट्रेंडिंग खबरें और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की और आपके राज्य और शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। आप किस राज्य और शहर की ज़्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके राज्य और शहर की ज़्यादा खबरें दिखा सकें। तो चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देखो आज मैं कहाँ हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों का धन्यवाद दिया और कहा कि मैंने ऐसा जश्न पहले नहीं देखा। उन्होंने कहा कि वह देश को सुरक्षित करने के लिए सब कुछ करेंगे। इस दौरान उनके समर्थक यूएसए यूएसए के नारे लगाते रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दोहराते हुए कहा कि मैं अमेरिका के लिए हर पल काम करूंगा। उन्होंने कहा कि ये मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पल है और मेरा सब कुछ अमेरिका के लिए समर्पित है। ट्रंप ने कहा कि मैं हर नागरिक आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके भविष्य के लिए लड़ूंगा। हर दिन मैं अपने शरीर की हर सांस के साथ आपके लिए लड़ता रहूंगा। तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक अपने बच्चों को मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध अमेरिका नहीं दे देते। आप इसके पात्र हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर एक्शन पर फटकार लगाई है। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले का है, जहां सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के लिए घरों को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया था। इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया गया था, जिस पर सुप्रीम अदालत सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार ने जिनका भी घर तोड़ा है उसे 25 लाख का मुआवजा दे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप कहते हैं कि वह 3.7 वर्ग मीटर का अतिक्रमण करता था। हम इसे सुन रहे हैं लेकिन कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। पर आप क्या इस तरह के लोगों के घरों को कैसे तोड़ना शुरू कर सकते हैं? ये अराजकता है, किसी के घर में घुसना। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से मनमानी है। उचित प्रक्रिया का पालन कहाँ किया गया है? हमारे पास हलफनामा है जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। आप केवल साइट पर गए थे और कुछ लोगों को सूचित किया था। हम इस मामले में दंडात्मक मुआवजा देने के इच्छुक हो सकते हैं। क्या इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा? केंद्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत स्टूडेंट्स को 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन बिना किसी गारंटर के मिलेगा। यह कदम उन छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो अच्छे संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक कारणों से असमर्थ हैं। अब उनकी शिक्षा पर पैसों की कमी का असर नहीं पड़ेगा। लोन की राशि और प्रक्रिया: इस योजना के तहत छात्र 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं जो बिना किसी गारंटर के उपलब्ध होगा। इससे उन छात्रों को खासा लाभ होगा जो किसी गारंटर के बिना लोन प्राप्त करने में असमर्थ होते थे। इस योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुहर लग गई और अब इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। अब हल्के मोटर वाहन यानी एलएमवी लाइसेंस धारक भी 7500 किलोग्राम तक के कॉमर्शियल वाहन चला सकेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने यह भी कहा है कि बीमा पॉलिसियां एलएमवी लाइसेंस के आधार पर इंश्योरेंस क्लेम से मना नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने एक मत से ये फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि लाइसेंस अथॉरिटी ड्राइविंग लाइसेंस देते समय नियमों का पालन करे। कोर्ट की तरफ से फैसला पढ़ते हुए जस्टिस ऋषिकेश राय ने कहा कि यह सिर्फ कानून का सवाल नहीं, कानून के सामाजिक असर का भी समझना जरूरी है ताकि लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी ना हो। दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा करने की अनुमति मांगने को लेकर पूर्वांचल नवनिर्माण संस्थान की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि यमुना नदी में अनट्रीटेड सीवेज छोड़ा जाता है, जिसके चलते इस वक्त यमुना नदी बेहद प्रदूषित है। ऐसे में लोगों को यमुना नदी में छठ पूजा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यमुना नदी के किनारे और नालों पर बसी झुग्गियों को लेकर नेताओं की बयानबाजियों पर भी सख्त रुख दिखा। हाईकोर्ट ने कहा कि नेता भाषणबाजी कर रहे हैं कि अतिक्रमण कर बसाई गई झुग्गियों को हटने नहीं देंगे। लोगों में सफाई को लेकर एक समान मानसिकता नहीं है।
हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य की नायब सिंह सैनी सरकार ने डीए वृद्धि के बाद अब एक और सौगात देते हुए कर्मचारियों को एडवांस और लोन देने का बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने मकान के निर्माण, विवाह, वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए एडवांस और लोन की सीमा में वृद्धि की है। लंबे समय से कर्मचारी संगठन अग्रिम राशि में वृद्धि की मांग कर रहे थे, जिसे अब 14 सालों के बाद पूरा कर दिया गया है। राज्य सरकार के फैसले के तहत अब कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए 25 लाख रुपए तक अग्रिम राशि दी जा सकेगी। इसके साथ ही बेटे बेटी की शादी के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए भी ऋण की राशि में 5 लाख से 50,000 निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश में किसानों को कर्ज माफी योजना के तहत बड़ी राहत दी जा रही है। बारिश, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से अक्सर किसानों को काफी नुकसान होता है, जिससे कर्ज में डूबे किसानों की परेशानी और बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार की कर्ज माफी योजना ऐसे किसानों को आर्थिक सहायता देती है, खासकर उन किसानों को जो कर्ज लेकर खेती करते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। सबसे पहले केवल वे किसान इस योजना का लाभ उठा सकेंगे जिनकी उम्र 21 वर्ष से अधिक है और जिनके पास 4 व्हीलर वाहन नहीं है। साथ ही लाभार्थी किसान का यूपी का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। सरकार इस योजना के अंतर्गत किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर रही है, जो छोटे और मध्यम किसानों के लिए बड़ी राहत है। लखनऊ के अवध डिपो सहित रोडवेज ने 15 डिपो निजी हाथों में सौंप दिए हैं। इन डिपो में बसों के मेंटेनेंस का काम अब निजी कंपनियां देखेंगी। अवध डिपो के अतिरिक्त नजीबाबाद, हरदोई, जीरो रोड, ताज डिपो, देवरिया, साहिबाबाद, वाराणसी कैंट, सुल्तानपुर, झांसी, बलिया, बांदा, बदायूं, इटावा और बलरामपुर डिपो शामिल है। इसमें 15 डिपो की निविदा को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। 15 डिपो में कुल 1,255 बसों के लिए दरें 3 रुपये 57 पैसे प्रति किलोमीटर से लेकर 5 रुपये 48 पैसे रुपये तक प्राप्त हुए हैं। इस निविदा के जरिए से इन डिपो की वर्कशॉप में बसों की मरम्मत का काम निजी कंपनियों को दिया गया है। उत्तर प्रदेश का मदरसा एक्ट संवैधानिक है या असंवैधानिक, इस पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने यूपी मदरसा एक्ट पर फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक घोषित किया है और यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता बरकरार रखी है। आपको बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए सभी छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विस्तार से सुनवाई करते हुए 22 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। क्या ऐसा हो सकता है कि सरकार किसी व्यक्ति या समुदाय की निजी संपत्ति को समाज के नाम पर अपने नियंत्रण में ले सकती है? इस अहम सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बड़ी बेंच ने अपने अहम फैसले में कहा कि सरकार सभी निजी संपत्तियों का इस्तेमाल सरकार नहीं कर सकती जब तक कि सार्वजनिक हित से न जुड़ रहे हों। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 9 जजों की बेंच के मामले में बहुमत से अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने बहुमत से जस्टिस कृष्ण अय्यर के पिछले फैसले को भी खारिज कर दिया। जस्टिस अय्यर के पिछले फैसले में कहा गया था कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को राज्य द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। इसमें कहा गया कि पुराना शासन एक विशेष आर्थिक और समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था। गुरुवार को देश के कई राज्यों में छठ पूजा के कारण बैंक बंद रहेंगे। छठ पूजा के मौके पर गुरुवार को देश के कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। छठ पूजा उत्तर भारत, खासकर बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के लोगों का महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है। इस दिन को लेकर बिहार, झारखंड, दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बैंक हॉलिडे की घोषणा की गई है ताकि लोग अपने परिवार के साथ पूजा में शामिल हो सकें। बैंक बंद रहने के बावजूद डिजिटल बैंक सर्विस जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ATM चालू रहेंगे, जिससे लोग आसानी से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने 27 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इन प्रस्तावों से जहां एक और वाहन मालिकों और पुलिस वालों को राहत मिलेगी, वहीं प्रदेश में हजारों रोजगार के अवसर बढ़ने का रास्ता साफ हुआ है। सेमीकंडक्टर यूनिट से लेकर FDI तक के तमाम फैसलों ने यूपी में विकास की नई गंगा बहाने की तैयारी कर दी है। इन फैसलों से छात्रों, बेरोजगारों, किसानों और व्यापारियों को फायदा होने वाला है।
उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक वाहनों का टैक्स ना जमा कर पाने वाले मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। पहले की तरह इस बार भी कैबिनेट ने परिवहन विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें वाहन स्वामियों के बकाये टैक्स पर लगने वाले जुर्माने को माफ करने को कहा गया था। इसके लिए एक मुश्त समाधान योजना OTS शुरू की जाएगी। परिवहन विभाग जल्दी ही इसकी तारीख घोषित करेगा। दीपावली के बाद शादी का सीजन शुरू होने वाला है और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAT ने अनुमान लगाया है कि इस साल करीब 48 लाख शादियां होंगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। इस साल विवाह के लिए 18 शुभ तिथियां निर्धारित की गई हैं। कैट के राष्ट्रीय महासचिव और BJP सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बताया है कि शादियों का सीजन 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी से शुरू होगा और 16 दिसंबर तक चलेगा। इस बार शुभ तिथियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पिछले सीजन में 11 शुभ तिथियां थीं, जिससे 35 लाख शादियों से लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। इस साल शादियों के लिए शुभ तिथियों की बात करें तो 12, 13, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 29 नवंबर और 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15 और 16 दिसंबर हैं। इसके बाद एक महीने का ब्रेक रहेगा और फिर शादी का सीजन जनवरी 2025 की मध्य में फिर से शुरू होगा। दिवाली का त्यौहार बीत चुका है और अब छठ का महापर्व देश के कई हिस्सों में मनाया जाने वाला है। इस बार त्योहार के समय सोने की जमकर खरीदारी हुई। इस साल दिवाली पर खत्म हुए संवत 2080 तक सोने ने अपने खरीदारों निवेशकों को 32% का रिटर्न दिलाया है। इसके अलावा चांदी तो सोने से भी आगे निकली है और इसने पूरे 39% के बम्पर रिटर्न की सौगात अपने निवेशकों को दी है। अब त्योहारी मौसम के साथ देश में शादियों का सीजन भी अपने शबाब पर आने वाला है और इस दौरान भी सोने की खूब खरीदारी होती है। सोने के गहने, गिन्नी, सिक्के, चांदी के सिक्के और तमाम सजावटी वस्तुओं की खरीदारी में इजाफा देखा जाता है। इस समय सोने के सिक्कों को लेकर भी खरीदारी चरम पर होती है और भारतीय सराफा बाजार में रौनक बनी रहती है। सोने का दाम देखें तो सोने में 477 रुपये या 0.60% सस्ते भाव पर खरीदारी हो रही है और ये 78,390 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। सोने के दाम 78,366 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गए थे, यानी मौजूदा भाव से और भी सस्ता मिल रहा था। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.1 मापी गई। किन्नौर में देर रात 1:29 पर भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3 मापी गई। जब भूकंप के झटके महसूस किए गए तो इलाके के लोग अपने घरों से बाहर आ गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि भूकंप में किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप के झटके जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर आए। इससे पहले रविवार को लेह लद्दाख में शाम 4:09 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसकी तीव्रता 3.6 थी। रविवार को ही दोपहर 2:51 पर भी लेह लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 3.1 थी। 12 अक्टूबर को भी हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। शिमला के तहत आने वाले खासाधार में चिड़गांव में भूकंप आया था। आधार में जॉब पाने के इच्छुक युवाओं के लिए अच्छी खबर है। UIDAI ने अपने हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय में डिप्टी डायरेक्टर और सीनियर अकाउंट ऑफिसर के पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट यानी uidai.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें अप्लाई करने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर है। UIDAI के नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के लिए अप्लाई करने वाले अभ्यर्थी की अंतिम तिथि तक अधिकतम आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट, कास्ट अकाउंटेंट, MBA की डिग्री होनी चाहिए या फिर SAS समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो। इसके अलावा कम से कम 5 वर्ष की सरकारी सेवा में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। HDFC बैंक की UPI सर्विस 2 दिन नहीं मिलेगी। HDFC बैंक ने अपनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सर्विस के अस्थायी तौर पर बंद करने का ऐलान किया है। बैंक जरूरी सिस्टम मेंटेनेंस के कारण कुछ समय के लिए UPI सर्विस बंद की है। बैंक ग्राहकों को इस बारे में बता रहा है। HDFC की UPI सर्विस 5 नवंबर को रात 12 बजे से सुबह 2 बजे तक और 23 नवंबर को रात 12 बजे से सुबह 3 बजे तक नहीं मिलेगी। इस समय के दौरान HDFC बैंक के करंट और सेविंग्स अकाउंट और रुपए क्रेडिट कार्ड से जुड़े फाइनेंशियल और गैर फाइनेंशियल UPI ट्रांजैक्शन बंद रहेंगे। इसका असर HDFC मोबाइल बैंकिंग ऐप, गूगल पे, व्हाट्सएप पे,
पेटीएम, श्रीराम फाइनेंस, मोबीक्विक और क्रेडिट पे जैसे प्लेटफॉर्म पर भी पड़ेगा। दिल्ली में रविवार को समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 382 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। ये देश में वायु गुणवत्ता का सबसे खराब स्तर था। आंकड़े के अनुसार दिल्ली के 15 निगरानी स्टेशन में वायु गुणवत्ता का स्तर को गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया, जहां AQI 400 से ज्यादा दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक रात का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, क्योंकि सुबह और शाम के समय घना कोहरा और धुंध छाई रही। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.2 डिग्री कम है। राष्ट्रीय राजधानी का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 382 दर्ज किया गया, जबकि पिछले दिन यह 316 रहा था।